नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चमोली जिले की सीमा पर बने बैरियर का पुलिस कोतवाल देवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस टीम के साथ निरीक्षण किया। आपको बता दें कि यातायात व्यवस्था को लेकर के ड्यूटी में तैनात पुलिस जवानों को कोतवाल ने सख्त निर्देश दिए हैं। इस दौरान कोतवाल देवेंद्र रावत ने कहा कि यात्रा को लेकर के रजिस्ट्रेशन और वाहनों के पेपरों की जांच को लेकर के पुलिस मुस्तैद है। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा पर आए कई लोगों को पुलिस की टीम ने वापस भेज दिया है। तो चमोली से आपको एक खबर दिखा रहे हैं, जहां पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए लगातार प्रशासन की टीम लगी हुई है। पुलिस के जवानों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यातायात के नियमों का जो भी उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसको लेकर के चालानी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही कोतवाल ने जब यहाँ की यातायात व्यवस्था संभाली तो उन्होंने लोगों को कड़े निर्देश देते हुए नजर आए। यहाँ पर तैनाती उनकी लगातार देखी गई और साथ ही उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को वापस भेजते हुए यहाँ पर वो नजर आए और साथ ही चालानी कार्रवाई करते हुए भी नजर आए। और राजा महेंद्र प्रताप इंटर कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। सभी ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने फूल माला अर्पित किए और इस दौरान आरएलडी के युवा प्रदेश अध्यक्ष ने देवेंद्र कुमार ने चौधरी चरण सिंह को किसानों और गरीबों का मसीहा बताया। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी की सरकार की ओर से चौधरी चरण सिंह को दिए गए सम्मान को गौरवपूर्ण बताया है। चौधरी साहब हमारे किसानों के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री किसान परिवार से सर्वप्रथम यही बने हैं। उन्होंने किसानों को भूमि का हक दिलाया। चौधरी जवाहरलाल नेहरू जी सहकारी खेती के पक्षधर थे, लेकिन चौधरी साहब ने संसद में 1 घंटा 40 मिनट बहस की। उसके उपरांत सहकारिता खेती जो निरस्त कर दी गई और भूमि का हक किसानों को दिलाया गया। से सबसे बड़ा काम चौधरी साहब का था। इसी वजह से किसानों का जो नेता किसान मसीहा प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को दिया गया। आज चौधरी चरण सिंह जी की 37वीं पुण्यतिथि है। उसी उपलक्ष्य में आज हम सभी भाइयों ने, पदाधिकारीगण, सभी समाज के कार्यकर्तागण, सब ने मिलकर चौधरी साहब की 37वीं पुण्यतिथि पर फूल माला अर्पण किया। चौधरी साहब ने जो किसानों के लिए हमेशा जो तत्पर रहे और उन्होंने हमेशा पूरा जीवन किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, उसके लिए उन्हें जो आज सम्मान के तौर पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो आज उन्हें सम्मान देकर समस्त किसानों का सम्मान बढ़ाया है। यहाँ करतार सिंह भड़ाना की तरफ से यहाँ प्रतिनिधि के तौर पर आज मैं चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि में 37वीं पुण्यतिथि में शामिल हुआ। करतार सिंह भड़ाना की तरफ से मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे देश हित के पुण्यतिथि में शामिल हुआ जिसने किसानों की लड़ाई लड़ी, गरीबों की लड़ाई लड़ी। आज उस शख्स को मैं अपनी तरफ से नमन करता हूँ, करतार सिंह भड़ाना की तरफ से नमन करता हूँ। रुड़की के मंगलोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हत्या का मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश के चलते 42 साल के अनीश की पीट कर हत्या कर दी गई। अनीश मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परिजनों ने हत्या करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही तुरंत गिरफ्तारी की उसकी मांग की है। वहीं बताया जा रहा है कि कई बार पहले भी विवाद होने के चलते गांव में पंचायती स्तर पर इस मामले को निपटाया गया था, लेकिन इस बार मामला ज्यादा बढ़ गया और अनीश की पीट कर हत्या कर दी गई। भाई उम्र छोटा। क्या मामला क्या था, क्या झगड़ा बना था जी बच्चों में। एक ही यहाँ छाती पे मार रखी और यहाँ लगी हुई पैर पे। वो तो केला था जी, केले को आके मारा। कितनी उम्र थी इसकी?
40-42 साल की उम्र है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 6 हैं जी इसके। सबसे छोटा कितने साल का है? ऐसा होगा 10-11 साल का। पुलिस अभी तो कुछ नहीं हुआ है जी। सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसमें इस पक्ष को पूरा न्याय मिलना चाहिए। सरकार से यही गुहार है, बस और कुछ नहीं। और रुड़की गंगानगर कोतवाली क्षेत्र के मकतूलपुरी में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की ईंटों और पत्थरों से मार मारकर लहूलुहान उसे कर दिया। घायल सुरेंद्र का इस घटना के बाद से एक हाथ में फ्रैक्चर तो हुआ ही, साथ ही गंगा नहर कोतवाली में संबंधित मामले की तहरीर भी दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे असंतुष्ट पीड़ित और उनके बेटे ने मीडिया के समक्ष बताया कि कुछ दिनों पहले हुई घटना के बाद से पुलिस के द्वारा अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। में विभाजन हो चुका है प्रॉपर्टी का, उसके बावजूद भी ये रोजाना तंग करता था। हमने अपने मकान अलग अलग करके दोनों भाई अलग रह रहे, हमारे बीवी बच्चों को टक्कर मार के निकलता था। इसकी गंदी नीयत थी, इसलिए इसके साथ इसकी बहू भी लगती। दूसरी बात, इसने विभाजन के टाइम पर अब यह वही प्रॉपर्टी का विवाद करता रहा। गैलरी 3 फुट की मिली हुई है, जिसमें पिताजी का आना जाना का रास्ता है, मतलब गैलरी हमारे नाम पे इसकी आ जा सकता है। देखा आगे पापा आगे लेट गए, लेटने के बाद फिर इसने बाहर अंदर घुस के मारपीट करी है। यहाँ दुकान पे आ रहा था, निकलते उसने ईंटें बजाने शुरू कर दी छोटे भाई ने। वो भी कहता मैं मर्डर करना तेरा, बस कोई बात ना थी। प्रॉपर्टी का पहले अब मम्मी बांट के चलेगी सब कुछ, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। उसके बावजूद भी तो आपने पुलिस को तहरीर दे रखी। पुलिस क्या कर रही है? अभी तक तो कुछ किया नहीं। देखो कह रहे 4 सेट बना दिए हमने, मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? हाँ खुले वो तो खुला घूम रहा है। हमारे ऐसा कानून नहीं है कोई, उसको बंद करें जल्दी। और 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है। ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों राजनीतिक पार्टियां जो है जीत का दावा कर रही हैं। कांग्रेस 5 सीटों पर जीत को आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि ने बताया कि देश के अंदर कोई भी सर्वे उठाकर देख लीजिए या फिर सोशल मीडिया पर ही देख लीजिए, वो सब बता रहे हैं कि देश के अंदर कांग्रेस ने बिना साधन के ही पूरे देश में लोकसभा के चुनाव लड़े हैं। उन्होंने कहा कि जो पैसा कांग्रेस पार्टी के पास केंद्रीय स्तर तक के लिए था, उस पर भी ताला लगा दिया गया। आप चाहे किसी ओपिनियन पोल को देख लीजिए, चाहे आप आजकल तो तरह तरीके के लोग दावे करते हैं, शर्तें लगाते हैं, जिस भी चीज में जाते हैं सोशल मीडिया भरा पड़ा है पूरे देश का। आप ट्विटर्स पे जाइए, आप फेसबुक पे जाइए, आप व्हाट्सएप पे जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए, आपको सब जगह ये दिखाई देगा कि कांग्रेस पूरे उत्साह के साथ चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस ने सबसे, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा अल्प साधन में ये चुनाव लड़ा है। कांग्रेस के पास कोई साधन नहीं था। कांग्रेस का जो खर्च करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के पास जो पैसा केंद्रीय स्तर पर था, उस पर जो है ताला लगा दिया गया था, ये सभी को मालूम है। और उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू होते ही पुलिस विभाग ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू कर दिया था। ऑपरेशन मर्यादा के तहत सभी धामों में अमर्यादित कृत्य करने जैसे नशे का सेवन करने पर पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। और इसी बीच पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने यात्रियों से यात्रा के दौरान मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस विभाग सख्त कार्रवाई भी करेगा, ऐसी चेतावनी भी दी है।
तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर महानिदेशक अभिनव कुमार ने जो है सख्त चेतावनी दी है। यात्रा के दौरान मर्यादा बनाए रखने के लिए उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन मर्यादा के तहत जो है प्रशासन सख्त नजर आ रही है और ऐसे में चारधाम यात्रा पर जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं, जो भी यात्री जा रहे हैं, वो अपनी मर्यादा का ख्याल रखें। क्योंकि बीच में कुछ शिकायतें आ रही थी, कुछ वीडियो सामने आ रहे थे कि लोग शराब का सेवन कर रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसी के तहत ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था चारधाम यात्रा शुरू होते ही। और अब जो है डीजीपी अभिनव कुमार ने इसको लेकर के लोगों से अपील की है कि यात्रा के दौरान अपनी मर्यादा जरूर बनाए रखें। बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि जो हमारे चारों धाम हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, इनका धार्मिक महत्व जो है वो जग जाहिर है। इसमें मेरे ख्याल से देश का कोई शायद ऐसा नागरिक होगा जिन्हें इनके धार्मिक महत्व के बारे में मालूम ना हो। तो फिर भी यदि अगर कोई व्यक्ति इनकी धार्मिक मर्यादा जो यहाँ की से जुड़ी हुई आस्था है, भावनाएं हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में बाघ के विचरण की घटनाएं सामने आने लगी हैं। 6 महीने पहले ही जागेश्वर के निकटवर्ती जंगल में बाघ देखा गया। इस बार अल्मोड़ा के बिनसर अभ्यारण्य में बाघ बाकी मूवमेंट दिखाने के साथ ही उसकी तस्वीरें लोगों ने कैमरे में कैद कर ली। क्षेत्र के जंगलों में बाघ दिखाई देने की सूचना से विशेषकर ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है। वहीं बाघ की जो आमद है, इससे वन विभाग भी चौकन्ना हो गया है। बाघ की मूवमेंट पता लगाने के लिए जो है वनकर्मी काम्बिंग कर रहे हैं। वहीं नजर रखने के लिए जो है 12 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। एक हफ्ते पहले फिर टाइगर का मूवमेंट बिनसर में देखा गया है और लगातार ये तीसरी मूवमेंट है बिनसर में टाइगर देखा जाना। तो इसके एवज में हमने पूरे बिनसर क्षेत्र में 12 कैमरा ट्रैप लगाए हुए हैं और उसके लगे रेंजों में भी कैमरा ट्रैप लगाए ताकि हमें पता चल पाए कि यहाँ लगातार रह रहा है या बीच बीच में कॉर्बेट, रानीखेत, रामनगर होते हुए आता है, इसे कंफर्म हो जाए। और इसके साथ साथ हमने बिनसर में आ रहे पर्यटकों को सावधान कर दिया है कि आप समय बेस में जंगल में जाते वक्त सावधानी बरतें और लगे गांव को भी इतला कर दिया गया है कि आप टाइगर के यहाँ पर उपस्थित होने से थोड़ा सावधान रहें, समय रहते जंगल में आवाजाही ग्रुप में करें। और हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के कार्य में तेजी आ गई है। डीएम के निर्देश के बाद से नरीमन चौराहे से काठगोदाम तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है और प्रशासन ने चौड़ीकरण की जद में आ रहे भवनों और दुकान स्वामियों को नोटिस देने का काम भी शुरू कर दिया है। साथ ही पर्यटकों और आम जनता को परेशानी न हो, इसके लिए जो है रात में सड़क चौड़ीकरण करने का काम किया जा रहा है। और उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा का कहना है कि जिन स्थानों पर अक्सर जाम लगा रहता है, उन मार्गों को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। तो हल्द्वानी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर के प्रशासन जो है गंभीर नजर आ रहा है और लगातार इसका काम किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी हल्द्वानी के जो हैं, उन्होंने कहा है कि जो इस चौड़ीकरण के रास्ते में दुकानें आ रही हैं और भवन आ रहे हैं, उनको नोटिस दे दिया गया है और इस मार्ग पर जो 50 साल से पुराने पेड़ आ रहे हैं, उनको काटने का नहीं बल्कि शिफ्ट करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो चौड़ीकरण का काम जो है लगातार चल रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन रास्ते में जो रोडें आ रहे हैं, जैसे कि कुछ दुकानें जो अवैध तरीके से बनी हैं और साथ ही कुछ भवन हैं, उनको नोटिस दे दिया गया है। लेकिन पेड़ों को लेकर के कहा गया है कि जो काफी पुराने पेड़ हैं, जो 50 साल लगभग पुराने पेड़ हैं, उन्हें शिफ्ट किया जाएगा।
तो हल्द्वानी की ये जो तस्वीरें चौराहे चौड़ीकरण का और रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, इसमें कुछ पेड़ जो हैं वो सड़क के मध्य में और विस्तारीकरण जहाँ पे हो रहा है उसके बीच में आ रहे हैं। तो लगभग 250 के आसपास पेड़ हमारी की संख्या है, छोटे और बड़े मिला के। और इसमें जो बड़े पेड़ हैं उनको बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है और कल कुछ एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे जो पेड़ वगैरह की शिफ्टिंग करते हैं। अगर शिफ्टिंग के लिए अगर पेड़ सक्सेस होते हैं और योजना इस तरह की बनती है तो फिर इसको जो हमारी निर्माणाधीन गौशाला है उसमें शिफ्ट करने का। और उधम सिंह नगर के खटीमा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती का विरोध किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश सचिव रेहान अंसारी के नेतृत्व में खटीमा विद्युत विभाग की एसडीओ अंबिका यादव को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिना बिजली दिए जो है बढ़ाए गए और बिजली बिलों के विरोध में बिजली कटौती को तत्काल बंद करने की भी मांग की गई है। कटौती के संबंध में अभी आवेदन आया है ज्ञापन एक्चुअली हमारे तो बिल्कुल कटौती नहीं हो रही। अचानक लोड बढ़ जाने के कारण फॉल्ट आ रही है, उसके कारण लाइनें ट्रिप हो रही है। एक्चुअली हम लोग जगह जगह पे आपको पता ही है जो बेयर कंडक्टर थे उसको हटाकर हम लोगों ने केबल लगा दिया, सिंगल फेज था उसको हटाकर 3 फेज कर दिया। लेकिन जो अचानक अभी गर्मी की वजह से लोड बढ़ गई है, इसकी वजह से जो लाइन ट्रिप हो रही है हम लोग उसके समाधान कर रहे हैं। रात दिन हमारे लाइनमैन वगैरह सब लगे हुए हैं और हम लोग प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे लगातार नहीं। देखिए, लगातार खटीमा क्षेत्र में चाहे वो हल्दी विद्युत क्षेत्र हो, चाहे वो खटीमा का चंद्रपुर क्षेत्र हो, कहीं भी लगातार विद्युत कटौती की जा रही है और क्या नाम है बिजली की दरें भी लगातार बढ़ती जा रही है। उतना इस्तेमाल उपभोक्ता द्वारा नहीं किया जा रहा है। लगातार विद्युत कटौती इतनी की जा रही है कि रात में बच्चे परेशान हो रहे हैं। गरीब इंसान मजदूरी करता है दिन भर, उसके बाद में जब वो शाम को विश्राम करने जाता है तो विद्युत कटौती कर जाती है। पूरी रात लोगों को जागना पड़ रहा है, घंटों जागना पड़ रहा है। उसके बाद में बेचारा सुबह उठ के फिर मजदूरी के लिए आ रहा है। दिन में भी काट रहे हैं, रात में भी काट रहे हैं। यदि विद्युत विभाग से पूछा जाता है कि इतनी कटौती क्यों की जा रही है, तो उनका कहना यह है कि ओवरलोड है। और हल्द्वानी नगर निगम के कई वार्डों में पिछले 2 महीने में स्ट्रीट लाइटें खराब हो गई हैं, जिसको लेकर के जो है स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। लोगों का कहना है कि बीते 2 महीनों से लगातार स्ट्रीट लाइटें खराब होने की शिकायत देने के बावजूद भी नगर निगम प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। तो वहीं नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने इस मामले में कहा है कि ऐसे क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर शीघ्र व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाएगी और कार्यदायी संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे वार्ड क्षेत्र नंबर 37 में विगत 2 माह से स्ट्रीट लाइट की समस्या बनी हुई है और 2 महीने बीत जाने के बाद सारे अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। और आज हम लोग यहाँ नगर आयुक्त महोदय को इस समस्या को अवगत कराने के लिए आए, तो आज यहाँ कार्यालय पे भी कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। अब क्या करेंगे आगे आप? अब इनके कार्यालय में हम ये अपना पत्र रिसीव कराएंगे और नगर आयुक्त महोदय से वार्ता करेंगे फोन से कि अगर इसका शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासियों के साथ आंदोलन किया जाएगा। दिक्कतें क्या क्या रहती हैं आपके वार्ड में जिनको लेकर के आज आप यहाँ पर धरने आए? क्रॉस चेक भी कर रहे हैं, नाइट पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है और जब सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर सेवाएं आ जाएंगी तभी उनको भुगतान किया जाएगा। दमवा क्षेत्र के लिए मैंने स्पेशली विजिट किया साइड निगरानी को कि अगर वहाँ पर भारी मात्रा में अगर लाइटें खराब है तो प्रथम चरण में वहाँ की ठीक कर ली जाए, क्योंकि वहाँ जैसा बता रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट खराब है और मैं खुद भी इसको मॉनिटर करूँगा।
और बेरोजगार किसानों को रोजगार से जोड़ने के लिए मत्स्य विभाग की तरफ से फूड वैन खरीदने का अनुदान राशि दी गई है। आपको बता दें कि मत्स्य विभाग की तरफ से सामान्य वर्ग को 40%, SC और ST को 60% की अनुदान राशि फूड वैन को खरीदने के लिए दी जाएगी। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत फूड वैन पर अनुदान राशि देगा। इसी के लिए विभाग की ओर से 2024-25 के लिए आवेदन लेने शुरू भी हो गए हैं। देखिए, एक भारत सरकार की स्कीम है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत संचालित होती है फूड वैन। इस फूड वैन के लिए जो हमारी मेन योग्यता है, एक तो वो बेरोजगार होना चाहिए और उसको यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए। और हम ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो कि मछली पालन से जुड़ा हुआ हो। कोई जरूरी नहीं कि वो मछली पालन से जुड़ा हो, लेकिन अगर मान लो एक से अधिक आवेदन आते हैं तब हम ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो मछली पालन से जुड़ा हुआ हो। तो उसके लिए फूड वैन की जो लागत होती है वो 10 लाख रुपए है। और उत्तराखंड में काउंटिंग की तैयारी को लेकर के निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, तो वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अपने स्तर पर कोई गड़बड़ी ना हो इसको लेकर रणनीति बना रही हैं। खासकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 5 लोकसभा सीट के लिए जो प्रभारी बनाए गए थे उन लोगों को पत्र लिखा गया है, वे अपनी अपनी लोकसभा में मतगणना की मॉनिटरिंग के लिए जो है वो कहीं ना कहीं अपना एक स्थान चयनित कर ले, ताकि कोई भी बात होने पर उसकी सूचना उन तक पहुंच सके। वहीं आपको बता दें कि और वे सूचना उसके बाद से पूरे प्रदेश में जा सके, ताकि जो कदम उठाने की आवश्यकता है वो उठाए जा सके। देखिए, हमारे नीचे के स्तर पे तो बने हैं। आज हमने अपने 5 लोकसभा के जो प्रभारी बनाए गए थे उन लोगों को पत्र लिख दिया है कि वो अपनी अपनी लोकसभा में जो मतगणना है उसकी मॉनिटरिंग के लिए कहीं ना कहीं अपना एक स्थान चयनित कर लें, ताकि कोई भी बात होने पर उन तक सूचना पहुंच सके और वो सूचना पूरे प्रदेश में उसको करवा सकें, ताकि हम लोग जो भी कदम उठाने आवश्यक हैं उसको कर सकें। क्योंकि फॉर्म 17 जो है उसको मिलान के लिए हम लोग प्रेशर बनाएंगे। जिस तरीके से चुनाव वोटिंग समाप्त होने के 9 दिन बाद और उत्तराखंड सरकार देहरादून के काठमांडू तक हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूगाडा ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से काठमांडू त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच हवाई सेवा शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि प्रदेश सरकार एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और वहीं जिसका नतीजा है कि प्रदेश से लेकर के पड़ोसी देश नेपाल के लिए अब जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। इस सेवा के शुरू होने से पड़ोसी देश नेपाल से हमारे संबंध और भी अच्छे रहेंगे और मजबूत होंगे। हमारा उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।